नमस्कार दोस्तों, मैं रविशंकर आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 वर्ड लिखा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो कोई भी जो जगह है वो अगर नदी के किनारे बसा हुआ है तो क्या किस श्रेणी में आएगा? एक को होगा किनारा, अब बहुत दूर तक बसा हुआ है तो उसको कहेंगे घाटी। और एक वर्ड और जुड़ा हुआ है सभ्यता। सभ्यता कहने का मतलब है कि पूर्ण रूप से विकसित। सामान्य जीवन में भी हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कि यह आदमी सभ्य है। क्यों सभ्य कहते हैं? अगर किसी व्यक्ति का ड्रेसिंग स्टाइल अच्छा है, बोलने का तरीका अच्छा है, खाने का तरीका अच्छा है, तो होता है कि यह सभ्य है, यानी सामान्य लोगों से यह अच्छा है। इसी तरह से ये भी है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु नदी के तट पर बसे होने के कारण इसका नाम दिया गया सिंधु घाटी। और यह पूर्णतः विकसित, यानी संसार की पहली जो पूर्ण विकसित सभ्यता थी वो कौन थी? सिंधु घाटी सभ्यता। मेसोपोटामिया का नाम आएगा, लेकिन वह पूर्ण रूप से विकसित सभ्यता नहीं थी। पूर्ण रूप से जो विकसित सभ्यता हुई कौन हुई? सिंधु घाटी सभ्यता। अब है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? इसके बारे में जानते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से पहले हम लोगों को जानकारी था कि नहीं, हमारे जो पूर्वज हैं वो हम लोगों को बताए हैं, हमें जानकारी मिली है कि वैदिक सभ्यता से ही हम लोगों की शुरुआत हुई है। लेकिन यह बाद में चल करके क्या हुआ? गलत साबित हुआ, क्योंकि वैदिक सभ्यता का जो समय है वो 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच ही है। लेकिन C14 पद्धति के अनुसार जब सिंधु घाटी सभ्यता का पता लगाया गया तो यह पता चला कि 2350 से 1750 बीसी के बीच विकसित सभ्यता थी, यानी यह वैदिक सभ्यता से भी पहले की सभ्यता थी। अब देखते हैं यहाँ कि 2350 कहीं कहीं पर 2400 से 1700 लिखा रहेगा, कहीं हो सकता है कहीं पे आपको 2500 से 1500 भी लिखा मिले, कहीं 3200 से 1750। तो इसका क्या कारण है? देखिए, इतनी पुरानी सभ्यता है कि इसका सही अनुमान C14 पद्धति के अनुसार भी नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए यह मान लिया गया है सर्वमान्य काल है, मतलब सबके द्वारा माना जाने वाला सर्वमान्य काल है, वो है 2350 से 1750। इस पे अलग अलग इतिहासकारों का, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत रहा है। जैसे फिलन महोदय बताए हैं इसका जो काल था वो 2500 से 1500 बीसी था। उसके बाद डीपी अग्रवाल जी बताए हैं कि इसका जो समय था वो 2350 से 1750 था। मैके महोदय के द्वारा बताया गया है कि यह जो सभ्यता थी वो 2800 से 2500 के बीच में विकसित थी। मार्शल महोदय बताए हैं 3250 से 1750 में विकसित थी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि C14 के अनुसार जो निर्धारित किया गया है वो किया गया है 2350 से 1750। अब हम चर्चा करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। देखिए, इतिहास में किसी भी चीज का जो नामांकन होता है वह 2 चीजों के आधार पे होता है। एक, या तो वो जगह खोजा गया है उसके आधार पर, या फिर खोजने वाले के नाम के आधार पे। तो जब अंग्रेज मजदूर रेल लाइन के लिए खुदाई कर रहे थे तो उनको जो पहली बार जो आभास हुआ नगर का, वो जो आभास हुआ वो किसका हुआ? वो हड़प्पा का। यानी पहली खुदाई, इस सभ्यता की जो पहली खुदाई की गई थी वो हड़प्पा नामक जगह पर की गई थी, इसलिए नाम इसका है हड़प्पा सभ्यता। अब है एक कंफ्यूजन का भी यहाँ वर्ड होता है। बिहार दरोगा के इससे पिछले वाले परीक्षा में पूछा गया था कि बताइए कि हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो जो जानकार भी लोग थे वो भी क्या किए कि सिंधु घाटी सभ्यता कोई तो हड़प्पा सभ्यता कहाँ गया है, सिंधु नदी टिक कर दिए। लेकिन नहीं, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में बसा हुआ था।
और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के लड़काना जिला में बसा हुआ था। एक कंफ्यूजन यहाँ क्लियर कर लीजिए। अब क्या है कि इस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक या कांस्ययुगीन कहा गया है। देखिए 3 चीज होता है, एक होता है प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। ऐसा समय, ऐसा काल जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध न हो, प्राग ऐतिहासिक। ऐसा समय जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो हो लेकिन उसको पढ़ा न जा सके, उसको कहेंगे आद्य ऐतिहासिक। और ऐसा समय जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध भी है और पढ़ा भी जा रहा है तो ऐतिहासिक। जैसे कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी से, तो क्या है, ऐतिहासिक पुस्तक है। तो यह जो जब ये इसकी पता चला इस स्थल के बारे में तो लोगों में उत्सुकता हुई कि खोजा गया कि आखिर ये कैसा जीवन व्यतीत करते थे, इनके रहने का व्यवस्था कैसा था, इनकी ईंट के कारण पर ईंट मिलने से हुआ कि नहीं, इनकी जो नगर पड़ती थी वो कैसी थी। तो आइए उन बातों को एक एक कर जानने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं ये जो लोग थे क्या धार्मिक थे या नहीं थे। तो जी ये लोग धार्मिक थे। कैसे, तो यहाँ पे बहुत सारे मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। तो इससे पता चलता है कि यह लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और इनका समाज जो था वो था मातृ सत्तात्मक समाज था। समाज जो होता है वो 2 प्रकार का हुआ, एक हुआ मातृ सत्तात्मक, एक हुआ पितृ सत्तात्मक। जिस समाज में माता का बाहुल्य हो उसको कहेंगे मातृ सत्तात्मक, जिनमें पिता का बाहुल्य हो उसको कहेंगे पितृ सत्तात्मक। मातृ शब्द बना हुआ है मैट्री से और पितृपक्ष में कौन आया तो पैट्री से, यानी माता की हत्या करने वाला एक वर्ड बनता है मैट्रीसाइड। पैतृक संपत्ति पैट्रीमोनी, तो माता से जो संबंधित होगा वो हुआ मातृ और पिता से जो संबंधित हुआ वो पैतृ। तो ये समाज इनका कैसा था तो मातृ सत्तात्मक था। कैसे पता चला, क्योंकि बहुत सारे मातृ देवी की प्रतिमा की वहां से प्राप्ति हुई है। अब है सेकेंड, इसमें धर्म में देखते हैं कि किसी पशु को भी क्या ये मानते थे धार्मिक। हाँ, इनका जो सबसे जो है पूजनीय पशु था वो था कुंवर वाला सांड। हड़प्पा वासी के द्वारा जो सबसे पूजनीय पशु था वो कौन था, वो था कुंवर वाला सांड। देवता के रूप में पशुपति देवता का वर्णन मिला है। पशुपति पशुओं का देवता था शिव का वर्णन मिला है। वृक्ष में जो इस समय जो पवित्र थे वो थे पीपल और बबूल। पीपल और बबूल को पवित्र वृक्ष के रूप में माना गया है। अब है तो धार्मिक लोग हैं तो धर्म के लिए क्या चाहिए, या तो फिर काली साहब मिलेंगे या फिर पुजारी जी मिलेंगे। तो ये पुजारी का भी साक्ष्य मिला है और यह पुजारी का जो साक्ष्य मिला है इसको ध्यान रखिएगा। आई रिपीट, पुजारी का जो साक्ष्य मिला है वो मिला है मोहनजोदड़ो से। एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप में भी बार बार देखे हैं, सेट में भी रिपीट करता है कि ये लोग क्या करते थे, मंदिरों का निर्माण करते थे कि नहीं, मंदिरों का निर्माण ये नहीं करते थे। मूर्ति का निर्माण करते थे लेकिन मंदिर का निर्माण ये लोग नहीं करते थे, यानी मंदिर का कोई प्रमाण नहीं मिला है। पक्षी इनके लिए जो सबसे जो पवित्र पक्षी माना गया है वो कबूतर। और अभी जो हम लोग घर पर भी बनाते हैं स्वास्तिक चिन्ह, तो यह स्वास्तिक चिन्ह जो है यह संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है। ये स्वास्तिक चिन्ह जो देख रहे हैं यह सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है। हिटलर के झंडे पर भी यही स्वास्तिक चिन्ह भी था। अब देखते हैं कि धर्म के बारे में, आगे देखते हैं कि इनकी नगर की पद्धति कैसी थी। तो इनकी नगर की जो पद्धति थी वो ग्रीड पद्धति थी। ग्रीड प्रणाली यानी जाल रूपी घर, जिनके जो घर बसे होते थे वो कैसे होते थे, जाल रूप में बसे होते थे, ग्रीड पद्धति थी। सड़कें समकोण पे काटती थी। इनकी जो सड़कें थी चौड़ी सड़कें थी, साथ साथ पक्की नालियां थी और एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। यानी इनके जो सड़कें हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को समकोण पर काट रहे हैं। घर कैसा है इनका था, तो घर जो बना हुआ था 2 मंजिला घर बना हुआ था। फर्श जो थे, फर्श कैसे से, फर्श पक्का था नहीं, फर्श जो था फर्श कच्चा था। पक्का फर्श एक ही जगह का मिला है, वो मिला है आपको कालीबंगा का। कालीबंगा का जो फर्श मिला है वो पक्का मिला है। ये भी यहाँ पे पूछा जाएगा कि इनकी अगर फर्श कैसी थी, तो फर्श जो है कच्चा ही फर्श था। कहाँ का फर्श पक्का है, तो कालीबंगा का जो फर्श है वो पक्का है। एक कंफ्यूजन और कहीं भी
कि यह जो नगर जो बसे हुए थे ग्रीड पत्ती में बनाने के बाद, ग्रीड पत्ती में बसने के बाद चारों तरफ से इनको घेर दिया जाता था, किले का निर्माण कर दिया जाता था, दुर्ग का निर्माण कर दिया जाता था। लेकिन एक ही ऐसा नगर था जहां जिसका दुर्ग का निर्माण नहीं किया गया था, वो नगर था चनहुद्रो। चनहुद्रो ऐसा नगर था जो बिना किसी दुर्ग के था। ध्यान रखिएगा, इसके बाकी सभी शहर क्या थे, दुर्ग से घिरे हुए थे, केवल चनहुद्रो ऐसा नगर था जो दुर्ग से घिरा हुआ नहीं था। और चनहुद्रो दुर्ग से घिरा हुआ नहीं था, स्वतंत्र जीवन जीता था, फैशनेबल जीवन जीता था। अगर कभी पूछा जाए कि काजल, लिपस्टिक, तेल, ये सब का कंघी, ये सब का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो चनहुद्रो से। जितना भी फैशनेबल आइटम है सब जो मिला है वो चनहुद्रो से मिला है। बहुत योजनाबद्ध तरीके से ये लोग रहते थे, यानी इनके जो दरवाजे होते थे ये क्या करते थे, मुख्य सड़क की ओर न खुल करके पीछे की सड़क की ओर खुलते थे। अब हम देखे हैं, वहां पर है कि आद्य ऐतिहासिक यानी लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है। तो लिखने के लिए तो लिपि की जरूरत है। तो इनकी जो लिपि थी वो लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक इनकी लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक कहने का मतलब कि चित्र के माध्यम से समझिए। यहाँ पे लग रहा है यह प्रसन्न मुद्रा में है, अप्रसन्न है, यानी इनकी जो लिपि थी वो चित्र के माध्यम से प्रदर्शित होती थी। यानी लिपि कैसी, भाव चित्रात्मक लिपि। और ये लिपि लिखी कैसी जाती थी, तो ये लिपि लिखी जाती थी कैसे, दाएं से बाएं, बाएं से फिर दाएं से बाएं, फिर दाएं से बाएं, इस प्रकार से लिखी जाती थी। इसको देख रहे हैं, लगता है जैसे गोमूत्र की तरह, तो गोमूत्र लिपि भी उसको कहा गया है, गोमूत्र लिपि भी उसको कहा गया है। और यह लिपि जो लिखी जाती थी पहले दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं, इस तरह से लिखी जाती थी। इस लिपि को के बारे में जो सर्वप्रथम विचार दिए थे वो दिए थे अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय। और इसको जो पढ़ने का प्रयास किया था वो किया था L.A. बैरल के द्वारा फर्स्ट पढ़ने का प्रयास किया गया था। आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, यह बताइए कि अशोक की लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। चलिए अब देखते हैं कि आप तो नगर देखे, आप देखते थे कि जीने के लिए क्या करते थे। बिना सिर्फ नगर में रहने से और धार्मिक जीवन से तो कुछ नहीं हो सकता है। जीने के लिए क्या करते थे, तो जीने के लिए कृषि, व्यापार सभी का प्रमाण मिला है। तो कृषि में हम देखते थे किन चीजों से परिचित थे। तो कृषि में देखिए कपास, कपास जो है वो सब जो सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन कहाँ हुआ था, तो सिंधु घाटी सभ्यता में ही हुआ था। चावल, चावल के प्रमाण मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, लोथल से। और ये लोथल स्थल कहाँ अवस्थित है, गुजरात में अवस्थित है। लोथल स्थल कहाँ पर अवस्थित है, गुजरात में अवस्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक स्थल जो खोदा गया वो कहाँ खोदा गया है, तो गुजरात में ही खोदा गया। लगभग 80% जो स्थल खोदा गया है वो गुजरात में ही खोदा गया है। अब देखते हैं सरसों के जो प्रमाण मिले हैं वो मिले हैं काली बंगा से मिला है। लोथल के बारे में जान लीजिए, ऐसे नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे नगरों को वर्णित करूंगा, लेकिन अभी देख लीजिए लोथल जो नगर था वो कहाँ अवस्थित था, तो गुजरात में। और कालीबंगा जो अवस्थित था वो कहाँ अवस्थित था, तो राजस्थान में। लोथल यह बंदरगाह नगर था और यहाँ से चावल के भी प्रमाण मिले हैं। और कहाँ अवस्थित था, तो गुजरात में अवस्थित था। कालीबंगा जो अवस्थित था वो कहाँ अवस्थित था, तो कालीबंगा जो अवस्थित था वो राजस्थान में अवस्थित था। लोथल भोगवा नदी के तट पर और कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर अवस्थित था। कालीबंगा का अर्थ ही पूछता है कभी कभी कि कालीबंगा का क्या अर्थ होता है, तो कालीबंगा का जो अर्थ होता है वो होता है काली चूड़ियां। काली और बंगा पंजाबी वर्ड है जिसका मतलब होता है चूड़िया, यानी कालीबंगा का अर्थ क्या हुआ, काली चूड़िया। ये कालीबंगा। उसके बाद देखेंगे कृषि के लिए हल का प्रमाण मिला है। हाँ, हल का प्रमाण कहाँ से मिला है, बनवाली से। तो उस समय लोहे के हल का प्रयोग नहीं किया जाता था क्योंकि ये लोग लोहा से परिचित तो थे ही नहीं। इसको आद्य ऐतिहासिक और कांस्य युगीन कहा गया है, यानी ये लोग तांबा और टीन से बने धातु कांसा का प्रयोग करते थे, इसलिए इस काल को कांस्य युगीन भी कहा गया है। तो पूछा जाएगा कभी क्या सिंधुवासी लोहे से परिचित थे, तो ये लोहे से परिचित नहीं थे।
उसके बाद देख रहे हैं कृषि में जुते हुए खेत का प्रमाण भी मिला है, और जुते हुए खेत का जो प्रमाण मिला है वो कहां से मिला है, तो मिला है कालीबंगा से। बीपीएससी के इस बार 66वीं परीक्षा में यह पूछा गया था यह क्वेश्चन कि जुते हुए खेत का जो प्रमाण है वो कहां से मिलता है, तो वो मिलता है कालीबंगा से। कालीबंगा कहां अवस्थित है, तो राजस्थान में अवस्थित है। चलिए देखिए आगे, क्या गन्ना के प्रमाण मिले हैं, गन्ना के प्रमाण नहीं मिले हैं। और सबसे खास प्रमाणों का प्रमाण की इसमें अन्नागार मिला है। अगर कहीं परीक्षा में एक भी प्रश्न पूछा जाएगा कि यह बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्मारक क्या था, तो वह था अन्नागार। ये नहीं, स्नानागार नहीं। स्नानागार का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान के समय स्नान के लिए किया जाता था, जो 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरी थी। तो उसका प्रमाण नहीं मिलता है, यहाँ अन्नागार मिला है। क्या मिला है, अन्नागार मिला है। ये इतना बड़ा हम नहीं बना पाए हैं, अन्नागार इस टाइप का अन्नागार मिला है। तो प्रश्न अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा बृहद स्मारक क्या है, तो अन्नागार है। ये देखिए कि आज भी हम लोग का की जो इकोनॉमी है उस टाइप की इकोनॉमी इतने 2500 से 1750 में भी उपलब्ध थी। यानी ग्रेनरी क्यों था, लोगों के पास अपने बचत के अलावे अन्न था तो स्टोर करते थे। यानी उन लोगों की इकोनॉमी कैसी थी, सरप्लस इकोनॉमी थी उस समय भी। कितने महान सभ्यता थे। अब है कि क्या करते थे ये लोग, लेन देन का क्या माध्यम था, तो लेन देन का जो माध्यम था वो वस्तु विनिमय प्रणाली थी। लेन देन का क्या था, वस्तु विनिमय। यानी अगर आप हमको क्या कर रहे हैं, चावल दे रहे हैं तो बदले में आपको कोई वस्तु दे रहे हैं, तो वस्तु विनिमय प्रणाली थी। मुद्रा का भी वर्णन मिला है, जैसे आग में पके हुए सिक्कों को क्या कहा गया है, तो टेराकोटा कहा गया है। आग में पके हुए सिक्कों को क्या कहा गया है, टेराकोटा कहा गया है। और सबसे ये लोग बाट का जो प्रयोग करते थे वो इस क्यूब के आकार के बाट का प्रयोग करते थे। ये क्यूब के आकार के बाट का प्रयोग ये लोग करते थे। देखिए बाट का इस तरह क्यूब के आकार के बाट का प्रयोग करते थे, और माप की जो इनकी प्रणाली थी वो थी 16 के अनुपात में। 16 के अनुपात में। अनुपात, अनु का मतलब होता है छोटा, पात का मतलब होता है रूप। समझिए इसको, 16 है, 32 है, 48 है। यानी इनके बाट जो थे वो क्या थे, 16 के अनुपात में ही थे। इससे कम बाट का कोई उपाय नहीं रखे हुए थे लोग। अब है देखिए पशुपालन, क्या ये लोग पशुओं से परिचित थे, तो हाँ। किन किन पशुओं से परिचित नहीं थे जो बार बार रिपीट किया है, तो वो है शेर। शेर से ये लोग क्या थे, परिचित नहीं थे। कहीं कहीं पूछेगा कि क्या गाय से परिचित थे कि नहीं थे, तो गाय से तो परिचित थे। प्रमाण टूअर वाला सांड, तो जब सांड है तो उसकी माँ भी तो होगी, बिना जो है गाय के सांड का तो उत्पत्ति हो ही नहीं सकता है। यानी क्या थे ये लोग, गाय से परिचित थे। चलिए आगे देखते हैं, घोड़ा, घोड़ा से परिचित थे। घोड़ा से ये लोग परिचित थे कैसे, तो घोड़े का जो अस्थिपंजर मिला है वो सुकोदता से मिला है, इसलिए यह अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग घोड़े से परिचित थे। गैंडा, बंदर, भालू से भी ये लोग परिचित थे। फिर है देखते हैं कि धार्मिक रूप में तो देखे हैं आप लोग, तो क्या अब उनका जो अलग अलग नगर था, सब में अगर किसी की मृत्यु होती है तो सबको जलाया जाता था या दफनाया जाता था, सभी में एक ही प्रोसेस था या अलग अलग प्रोसेस था, तो जी अलग अलग प्रोसेस था। मोहनजोदड़ो से जो शवों के जलाने के प्रमाण मिले हैं, वहीं हड़प्पा से शवों के दफनाने के प्रमाण मिले हैं। आई रिपीट, मोहनजोदड़ो से शवों के जलाने के प्रमाण मिले हैं और हड़प्पा से शवों के दफनाने के प्रमाण मिले हैं। और दाह संस्कार की जो अंत्येष्टि की जो विधियां थी वो 3 प्रकार की थी। एक पूर्ण समाधिकरण, सेकेंड आंशिक समाधिकरण, और थर्ड दाह संस्कार। दाह संस्कार जो देखते हैं सबसे पॉपुलर होता है। आंशिक समाधिकरण होता था कि लगभग लाशों को फेंक दिया गया, चील कौवा जो है खा लिया, उसके बाद फिर उनको कब्र में डाल दिया गया। चलिए अब देखते हैं कि इनका जो विस्तार था वो कहाँ कहाँ था। वर्तमान में अगर हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये विस्तृत थे कहाँ तक थे, तो उनको जान लीजिए। तो इनका विस्तार उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ था, और मांडा जो थी किस नदी के किनारे बसा हुआ था, चिनाब नदी के तट पर।
दक्षिण में जो इनका विस्तार था वो दाइमाबाद महाराष्ट्र में किस नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ था। पूर्वी जो इनका विस्तार था वो आलमगीरपुर यूपी किस नदी के किनारे, हिंडन। और कपास का किस नाम से जाना गया है, सिंडन, ये भी जान लीजिए। हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, और सिंडन का प्रयोग किसके लिए हुआ है, कपास के लिए हुआ है। पश्चिमी स्थल जो है वो कहाँ है, सूचकांगी डोर किस नदी के तट पर, तो दास। और कहाँ तक, बलूचिस्तान यानी मकरान के तट तक फैला हुआ था। अब देखिए चारों स्थलों में, उत्तर मांडा जम्मू कश्मीर में किस नदी के किनारे, चिनाब नदी के तट पर। दक्षिण दाइमाबाद महाराष्ट्र गोदावरी नदी के तट पर। पूर्व आलमगीरपुर यूपी हिंडन नदी के तट पर। पश्चिम सूचकांगी डोर बलूचिस्तान मकरान के पास और दास नदी के तट पर। तो इतना नदी के तट पर बसे हुए नगर भी याद कर लिए। हड़प्पा रावी नदी के तट पर, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर, कालीबंगा किस नदी के तट पर, घग्गर नदी के तट पर। उसके बाद कुछ और देखिए, लोथल भोगवा नदी के तट पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बार बार रिपीट करेगा प्रश्न कि हड़प्पा किस नदी के तट पर बसा हुआ था, रावी। मोहनजोदड़ो किस पर, सिंधु। लोथल किस पर, तो भोगवा। कालीबंगा किस पर, तो घग्गर। रोपर किस नदी के तट पर, तो सतलज। और बनवाली किस नदी के तट पर, तो सरस्वती के नदी के तट पर बसा हुआ था। बाकी जितने भी है, राखी गढ़ी है, धौलावीरा है, सभी का वर्णन हम इस वीडियो में नहीं कर पाए हैं। आगे में सभी का विस्तृत वर्णन किया जाएगा। धन्यवाद।